स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज उत्तर प्रदेश क्या बल्कि देश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पास कर दिया है। वो नाबालिग जो राक्षसी और अपराधी कृत्य करने के बाद भी सलाखों के पीछे कुछ दिन कुछ साल वक्त बिताने के बाद छोड़ दिए जाते थे, अब उनकी खैर नहीं है। राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है वो लागू होगा तो जो 16 साल तक की उम्र के नाबालिग हैं, जो हीनियस क्राइम जिसमें हत्या, रेप, डकैती, इन सब के गुनाह के जो अपराधी हैं, जो 16 साल की उम्र के हैं, उनको बालिग जैसी सजा दी जाएगी। अब ये बिल पास हो गया है, निर्भया के बहाने ही सही, लेकिन राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया है। और केंद्र सरकार ने जब ये बिल पास किया तब अब ये माना जा रहा है कि जो नाबालिग की आड़ में राक्षसी कृत्य करने वाले जो अपराधी हैं, उनको अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस बिल को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज के अपने व्यू हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बिल में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं। लेकिन वो संशोधन क्या होंगे, इसका कोई लिखित समाजवादी पार्टी ने या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया। अब ये सरकार ने तय करना है कि इस बिल के इस प्रारूप को मौजूदा प्रारूप के साथ ही इसको लागू करना है या फिर इसमें संशोधन करना है। देश भूला नहीं है निर्भया के साथ क्या हुआ। निर्भया का अपराधी अब खुली हवा में सांस ले रहा है, इतने जघन्य हत्या बलात्कार करने के बाद भी। अब उसको सजा तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसके बाद जो भी अपराधी ऐसे कृत्य करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, लखनऊ के आशियाना में, जहां एक युवती के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया गया। गैंग रेप हुआ, उसको सिगरेट से जलाया गया, माचिस से जलाया गया और उसके साथ जितनी भी विभत्सता की जा सकती थी सब की गई। नाबालिग होने की आड़ में उस अपराधी ने 9 साल से भी ज्यादा का वक्त कानूनी मामलों में उलझा के रखा। फाइनली कोर्ट ने उसको बालिग करार दिया और अब मामला जाके शुरू हो पाया। पीड़ित युवती को कब इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जुवेनाइल जस्टिस बिल पास होने के बाद जो इस तरह के बालिग नाबालिग अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। तो इसी खास विषय पर मैंने एक विशेष चर्चा आज टीवी पर आमंत्रित की है, जिसमें मेरे साथ पीयूसीएल की महासचिव वंदना मिश्रा मौजूद हैं, बीजेपी में मंत्री रहे डॉक्टर सरजीत सिंह डंग मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी डॉक्टर मधु गुप्ता मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत जाना माना पुलिस का चेहरा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन विशेष तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद क्या आप ये उम्मीद करती हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कुछ संशोधन के साथ आपको स्वीकार है या मौजूदा जो प्रारूप है वो आपको एक्सेप्टेबल है, और क्या इसके बाद इस तरह के अपराधों में कोई कमी आ पाएगी? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में पास किया गया बिल है, क्योंकि इसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि आप देखें कि राज्यसभा में जो भाषण दिया हमारे मंत्री जी ने, मेनका गांधी जी ने, उनके आंकड़ों में और नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के आंकड़ों में काफी फर्क है। उन्होंने ये कहा था कि जुवेनाइल क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि फैक्ट ये है कि 2015 में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1.2% की 14 में बढ़ोतरी हुई है, जो कि पॉपुलेशन भी बढ़ी है, उसके हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल, और इस तरह का, क्योंकि बच्चों को हम अपना भविष्य भी कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं। बच्चों की जो अधिकांश आबादी है वो हम जानते हैं कि गरीबी की रेखा के आसपास है। जो पकड़े गए हैं, जो अपराधी, बाल अपराधी पकड़े गए हैं जुवेनाइल, उसमें उनको भी आप देखिए कि उनमें से अधिक करके 56% के घर की आमदनी 25 हजार रुपया सालाना है। तो आप देखिए कि किस इनकम ग्रुप के हैं। तो ऐसे वंचित बच्चे, जिनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनको मुख्य धारा में लाएं, उनकी पढ़ाई का, उनकी एजुकेशन, पर इनको ऐसे अपराध करने की छूट नहीं दी जा सकती। देखिए, अपराध ही कोई पैदा नहीं होता है, छूट नहीं दी जाती है उनको। अगर एक 10 बरस के बच्चे को, जैसा अभी बात हो रही थी कि कोई अपराधी गैंग पकड़ के ले जाता है और उनको जबरदस्ती अपराध कराता है, तो आप उस बच्चे का क्या दोष? निर्भया में कौन सा अपराधी गैंग पकड़ कर ले गया था? देखिए, आशियाना गैंग रेप में कौन सा अपराधी पकड़ कर ले गया था? ऐसे हीनियस क्राइम, वंदना जी, मुझे लगता है थोड़ा इसमें सोचने का नजरिया भी हमें बदलना पड़ेगा। मैं एक और बात कहूँ आपसे कि कोई भी, जब हमारे पास पार्लियामेंट है कानून बनाने के लिए,
तो कोई भी कानून इस तरह का जो इतनी बड़ी आबादी को और जो हमारे कोमल आबादी को जिसको जो और एक आप इस कानून के द्वारा आप एक वीकर सेक्शन को दूसरे वीकर सेक्शन के खिलाफ ओके, ऑलराइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूँ जी। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो और एक बात ये भी है कि जो कानून बनता है जो इतनी बड़ी आबादी को इफेक्ट करता है और जो इतनी महत्वपूर्ण आबादी को इफेक्ट करता है, उसके लिए एक नेशनल डिबेट होनी बहुत जरूरी थी। आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें चूंकि जनमत हमारे खिलाफ हो जाएगा, वो अपने वोटों की राजनीति करने के लिए क्या मौजूदा प्रारूप उचित है या इस पर संशोधन स्वीकार है आपको? मैं समझता हूं कि जो बिल राज्यसभा ने पारित किया है वो अपने आप में वो समय अगर उस आगे चल करके और उसकी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती तो संशोधन किया जाए, अभी तो वो कंप्लीट है। मैं वंदना जी से पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, मानवाधिकार केवल नाबालिग का, गरीब का, बड़े आदमी का, छोटे आदमी का नहीं है। मानवाधिकार क्या जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, वो मानव नहीं है, उसके अधिकार की चिंता किसी को नहीं है। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिसके परिवार में हत्या हुई, जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया, उसका भी कोई अधिकार है कि नहीं है? और ये निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि इस पर विचार नहीं हुआ, ये कई बार राज्यसभा में आना, फिर उसका एजेंडे से हटना, और जिस प्रकार से विपक्ष का मन था कि इसको लटकाया जाए, ये तो निर्भया कांड का निर्णय हुआ और अदालत ने एक निर्णय देकर के अफसोस जाहिर किया कि भाई नाबालिग होने के पूरे देश का इमोशंस जुड़ा हुआ है इससे, पूरे देश का। और मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत बढ़िया क्लॉज उन्होंने ये रखा है कि अगर नाबालिग है तो हम उसको किशोर न्याय बोर्ड के सामने रख दें और वो ये तय करेगा कि इसमें इस आरोपी का इंटेंशन क्या था। दूसरा, उसकी मेच्योरिटी कहां तक पहुंची। ये सत्य है कि जो 18 साल का बालिग पहले हम मानते थे, आज बच्चों को जिस प्रकार की सूचनाएं टेलीविजन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से मिल रही हैं, समय से पहले मेच्योर्ड हो जा रहे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। तो मेच्योरिटी जब हो गई और आप अपने कर्मों के लिए निश्चित रूप से आप समझने लगे कि इसका क्या हित समाज का होगा, क्या अहित होगा, जानबूझ करके अगर आपने ये किया है, इंटेंशन खराब है, तो निश्चित रूप से चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, मधु गुप्ता अपराधी है और उसको दंड मिलना चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर मधु गुप्ता, समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? देखिए, विरोध नहीं कर रहे, हम इसका संशोधन चाहते हैं कुछ इसमें। हाँ, हम इसका संशोधन चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी, संशोधन इसलिए चाहते हैं, ये संविधान में कोई भी परिवर्तन, आपको संशोधन चाहिए, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि आसियाना की जो घटना हुई थी वो समाजवादी पार्टी के एक नेता के एक बेटे ने की। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो ट्रायल पे है, उसके बारे में ये नहीं। हम देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो निर्दोष है वो गलती से भी फंसे नहीं, और जो दोषी है उसे दंडित किया जाए, ये हमारा स्टैंड रहा है और है। ये जो बिल आया है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें हम संशोधन चाहते हैं, क्योंकि आप ये देखिए, पहले जब ये एक्ट बना था, जुवेनाइल एक्ट, तो 1986 में, तब ये एज 16 ही थी। उसके बाद आप जानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने इसको 2000 में 18 कर दिया, और फिर अब ये 16 पे है। तो हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, क्योंकि जो जब समाज में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं तो इस तरह के कानून आने दीजिए। स्वागत हम आपको एक बात बता रहे हैं कि पिछले 1 डिकेड में, 10 इयर्स में, अगर आप देखें, जो जुवेनाइल क्राइम रेट है वो बढ़ा है, करीबन, मैं एग्जैक्टली तो नहीं आपसे कह रही हूँ, लगभग दुगना हुआ है। और ये भी देखा गया है, जो नेशनल ब्यूरो क्राइम रिपोर्ट है 2014 की, कि इसमें 16 से 18 साल की जो आयु के थे, उसमें 70% इन्वॉल्व है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसका संशोधन भी चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं किसी भी कानून का मिसयूज ना हो, चाहे वो फीमेल फीटिसाइड एक्ट बना हो, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए बना हो, कोई भी कानून बनता है। सिर्फ कानून बनाना एक समाधान नहीं है, हमें समाज में परिवर्तन चाहिए, और हमें चाहिए। मेरे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन भी मौजूद है। जैन साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस नए कानून से सजा का कुछ खौफ अपराधियों में आएगा, या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा समाज में, या इससे कुछ इस तरह की घटनाएं कम होंगी? बिल्कुल कम होगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मई 2015 से राज्यसभा में पेंडिंग था। मैं समझता हूं अगर निर्भया के पेरेंट्स ने, सिविल सोसाइटी ने ये प्रेशर बिल्डअप ना किया होता तो शायद ये इस बार भी सेशन खत्म हो जाता और ये अभी भी जो है वो राज्यसभा से पास ना हो पाता। ये लॉ मेकर्स की एक जिम्मेदारी थी कि इस पे जो डिस्कशन उनको करना था, मई से पेंडिंग था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, जितना चाहते डिस्कशन कर सकते थे, जितना चाहते उस पर विचार विमर्श कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया।
और किसी के पास ठोस वही नहीं है, बाकी नहीं है, कुछ विरोध नहीं के लिए है, विरोध है। कुछ नहीं है। एक बार 16 से 18 की गई, फिर उसको जो है अब 18 से 16 किया गया है। आप बताइए, आप तो 38 साल तक यूपी पुलिस की सेवा में रहे, अभी जी, रिटायर हुए आप, जी, क्या अनुभव रहा है आपका इन सब चीजों पे? मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 16 से 18 के एज ग्रुप के लड़के क्राइम कर रहे हैं और एक लाइसेंस मिला हुआ है कि साहब आप क्राइम करिए और फिर रिमांड होम में आप जाएंगे, वहां आराम से बैठ के टीवी देखिए, पीरियोडिकल्स पढ़िए, अखबार पढ़िए और 3 साल के बाद बाहर आ जाइए। ये एक ऐसी एक प्रवृत्ति है। आपराधिक गिरोह भी ऐसे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी का मर्डर कराना है, किसी के साथ कोई जघन्य अपराध कराना है, ये बहुत ही एक आवश्यक कदम था और इस एज ग्रुप के लड़के क्राइम्स में बहुत एक्टिव हैं। निर्भया केस में अगर आप देख लें, आपने आशियाना केस की बात करी, उसको अगर आप देख लें तो ये सब एक विलिंगनेस के साथ हुआ है। कोई इनको कोई किडनैप नहीं करके ले गया, पूरा गिरोह बना रखा था। निर्भया वाले में इन्हीं अपराधियों ने 1-2 दिन पहले भी लूट की थी। इसमें न सिर्फ लूट थी, रेप था, मर्डर था। आशियाना केस आप जानते हैं कितना विभत्स क्राइम था, बहुत ही विभत्स, अपने समय का तो सबसे विभत्स था। और ये सब क्राइम्स जो हैं ये हमें और उस आदमी ने देखिए कि किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया। 9 साल तक वो कानून से खेलता रहा, अपने को नाबालिग साबित करने के लिए, जबकि घटना के वक्त वो बालिग था। मैं समझता हूं कभी भी इस पे विचार करने से पहले ये अवश्य सोच के देखना चाहिए कि यदि हम निर्भय के पेरेंट्स की जगह पे होते तो हमारा इसमें क्या सोच होती। जैसे कि कल राज्यसभा में एमपी हैं टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। तो हमें ये अवश्य सोच के देखना चाहिए कि अगर हम निर्भय के पेरेंट्स की जगह होते तो हम इस पे क्या विचार करते और हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते जुडिशियल सिस्टम से, क्राइम क्रिमिनल सिस्टम से और गवर्नमेंट से। वंदना मिश्रा जी, मुझे आप बताइए कि विरोध की वजह क्या है, आपका ठोस आधार क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस कानून से बड़े कोमल मन के साथ बड़ी ज्यादती होगी, जबकि उनके कृत्य राक्षसी है? नहीं, कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्यादती होगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप देखें कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियों का ये मत था कि सिलेक्ट कमेटी में 4 दिन पहले तक कि ये मसला सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। इवन बीजेपी ने भी उसको लिस्ट नहीं किया। क्या है सिलेक्ट कमेटी, इलेक्ट कमेटी, इस कमेटी, उस कमेटी? भाई देखिए, ऐसे नहीं आप एक बिल पास करिए, हम जंगल में नहीं रह देश में हो रहे अपराध। भाई साहब, भाई साहब, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं। हमारी सिलेक्ट कमेटी क्यों सिलेक्ट कमेटी में जाएगा? इसलिए कि उस पर, और एक बात अगर आप आप विचार करेंगे? अरे सुनिए, मुझे बोलने देंगे प्लीज? सुनिए, इससे पहले एक संसदीय कमेटी बन चुकी है इसी मसले पर, उसने मना किया। संसदीय कमेटी में बीजेपी के हित से, नाम मुझे नहीं याद है, आप चेक कर लीजिए अपने फैक्ट्स, उन्होंने कहा कि ये नहीं बननी चाहिए। जस्टिस वर्मा जो इतने रेपुटेड हमारे जज साहब थे, जिन्होंने 1 महीने के अंदर, 1 महीने की डेट दी गई थी, उन्होंने 1 महीने के पहले ही निर्भया वाले मामले में एक कड़ा कानून बना दिया और देश के सामने पेश कर दिया और वो पास हो गया। उन्होंने भी साफ साफ, और उसमें लीला सेठ जैसी वरिष्ठ जज भी थी, उन्होंने भी जहां पर ये मसला आया है कि अपराधी को क्या सजा दी जाए और जुवेनाइल का जहां मामला आया है वहां पर उन्होंने ये कहा है कि जुवेनाइल की एज नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, उसकी उम्र 18 साल ही रखी जानी चाहिए। क्यों रखी जाए? अरे भाई, तो आप ये बताइए, निर्भया कांड के बाद आपको क्यों लगता है कि तो आप बढ़ाई जानी चाहिए? अगर आप 18 ही रखिए भाई साहब, तब तो जंगल राज हो गया। विदेशी पीढ़ी तो पीड़िता का कोई अधिकार है कि नहीं? प्लीज मेरी बात, जज साहब मैं आता हूँ, जस्ट 3 साल बाद आज निर्भया का अपराधी खुली हवा में सांस ले रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? सुनिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप मुझे यहाँ लगता पर है कि आपको आवाज उठानी चाहिए कि उसको वापस जेल भेजें। सुनिए जी, नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुनिए, हम जंगल राज में नहीं है, हमारी पार्लियामेंट है जो लॉ मेकर्स की बॉडी है, जो कानून बनाने के लिए होते हैं और कानून भावनाओं पर। कमेटी भेज दीजिए। अरे सिलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट का क्या, किस कमेटी भेजेंगी आप? सिलेक्ट कमेटी का मतलब कानून है, बनने का रास्ता निकला है ना, तो अब कितनी कमेटियों में ये बिल घूमेगा? सुनिए, आपने एक बात कही थी कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने संशोधन सुझाया है, सीपीएम ने संशोधन लिखकर क्यों नहीं दिया? आप बोल क्यों नहीं रहे अपने भाषण में उसको? नहीं, फैक्ट्स करेक्ट। समाजवादी पार्टी भी खड़े होकर सिर्फ भाषण दे रही है, भाई साहब, आप लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई साहब, उन्होंने बायकॉट किया, सीपीएम ने बहिष्कार किया, वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी को दीजिए, और सारे लोगों ने भी। लेकिन अगर आप जनमत के उसमें आप अपना स्टैंड बदल देंगे, जो कांग्रेस से लेकर के अधिकतर पार्टियों ने किया और बीजेपी ने भी किया, क्योंकि उसने लिस्ट नहीं किया था। देश की जनभावना आपको समझने की थोड़ी जरूरत है। जनभावना में अगर आप एक ही पक्ष को देखेंगे, आप देख लीजिए, मीडिया भी
डिवाइडेड है इस पर, लोग भी डिवाइडेड हैं। और बात ये होती है कि जिस वक्त एक हवा चलती है तो कानून ऐसे नहीं बनते हैं और जज ऐसे नहीं फैसले करते हैं, इस पर विचार मंथन होता है। हो सकता है इससे भी बड़ा कानून बने, लेकिन उससे विचार जरूरी है, विचार के जरूरी, भावना पे नहीं हो सकता। जन समर्थन, जन भावनाओं की वजह से आपको कानून लाना पड़ा? नहीं, मैं बारंबार ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी अपराधी का, आरोपी का कोई मानवाधिकार है तो क्या पीड़ित और पीड़िता उसका कोई मानवाधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और सिलेक्ट कमेटी का जहां तक सवाल है, मैं तो 4 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। सिलेक्ट कमेटी मतलब आप उस कानून को बनने देने से रोकना चाहते हैं। आप उसको बर्फ में लगा दीजिए। और हाँ, आपने उसको डीप फ्रीज में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, डीप फ्रीज में डाल दिया, अब वही सड़े। तो इस प्रकार की अगर मंशा है तो मैं समझता हूँ कि वो देश नहीं है और अपराधों को आप रोकने में कड़े कानून नहीं बनाएंगे। मैं एक बात और कहना तो जंगल राज हो जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास, वेट। वो जंगल राज हो जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी निर्णय किया गया है, मैं बारंबार कहता हूं, देश काल के अनुसार कानूनों को बदला जाता है और बदलना चाहिए। कानून कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। हमने अपने अनुभव से ये पाया, जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने भी कहा, जैन साहब ने भी कहा कि 16 से 18 साल के अपराधियों की संख्या बढ़ी है और जैन साहब से बढ़िया उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो अगर बढ़ी है तो उस पर कहीं न कहीं से नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून लाना चाहिए, बल्कि सबको संवेद स्वर में इसका स्वागत करना चाहिए कि ये देश की जो कानून व्यवस्था है और जघन्य अपराध जो नाबालिग के नाम पर हो रहा है, वो उसको रोके जाने के लिए आवश्यकता सबके सब अधिकार तो डिस्कस होते हैं, लेकिन इस देश में पीड़ित का अधिकार ना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई उस पे ये दुखद है। डॉक्टर मधु गुप्ता, देखिए पीड़ित के डॉक्टर मधु गुप्ता विरोध क्यों कर रही समाजवादी? विरोध नहीं कर रहे। देखिए आप फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं हम आपसे फिर सिर्फ बाल अधिकार दिखता है आपको? विरोध नहीं नहीं कर रहे। आशियाना का नहीं हमको बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। हम विरोध नहीं कर रहे। हमने आपसे पहले भी कहा ब्रजेश जी कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ना विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसमें संशोधन चाहते हैं, क्योंकि देश का संविधान इमोशंस पर और सेंटिमेंट्स पे नहीं चलता है, वो चलता है सर्वमान्य कानून से, जो जनता चाहती है। सब पार्टी मिल बैठ के एक निर्णय लेते हैं। इसीलिए हमने ये कहा आपसे कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन संशोधन की मांग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमको डिबेट करनी चाहिए और बैठकर उसमें ये निर्णय करना चाहिए। अब ये तो मैंने खुद ही कहा कि क्राइम बढ़ा है और क्राइम को हमें रोकना है। तो आपकी सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया कि आप अपराधी को सजा दिला सकें? पूरा प्रयास चल रहा है, ट्रायल का केस है। जब वो कोई केस कोर्ट में होता है और उसकी ट्रायल है, उसमें हमारा कोई कुछ भी बोलना आपके मीडिया पर सही नहीं है, क्योंकि अंडर ट्रायल केस को अंडर ट्रायल केस नहीं, ऐसा तो नहीं कि डिसीजन हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ब्रजेश जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि जो दोषी था उसे छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि दोषी को छोड़ा गया है। दोषी का ट्रायल होगा और जब पूरा प्रूफ हो जाएगा, ऑब्वियसली जो भी दंड होगा वो दंडित किया दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि निर्दोष को सजा करें, बिना ट्रायल के आप किसी को सजा नहीं दे सकते। जैन साहब, क्या इसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं मौजूदा जो अभी बिल पास हुआ है, जस्टिस बिल? बिल्कुल। और इसमें आपको उम्मीद है कि इसमें सजा कड़ी होगी? इसमें सजा कड़ी होगी। दूसरे देशों से इसको कंपेयर करो तो आपको क्या लगता है इसमें? दूसरे देशों में तो और बहुत कड़े कड़े कानून हैं। कई देशों में हम जो अभी 16 वर्ष की गई है ऐसे हैं, कई में तो और कम के हैं। हाँ, नहीं, मुझे तो देशों में बताया कि रसिया में तो 14 साल की उम्र में ही कुछ अगर इस तरह का क्राइम किया तो बालिग माना जाएगा। कुछ देशों में तो अगर ये है कि अगर आपकी समझ में आपने जानबूझकर ऐसा अपराध किया है, जानते हुए कि ये अपराध आप घटित कर रहे हैं, तो आप कोर्ट इस पे निर्णय लेगी। जो कल पास हुआ है राज्यसभा से, इसमें पर्याप्त प्राविधान है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते हैं आप, 10 ईयर्स से ज्यादा की सजा नहीं है, इसमें फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं। जुवेनाइल बोर्ड का इसमें हस्तक्षेप है। और देखिए प्रेजेंट जो एक्यूज जिसके लिए डिबेट चल रही है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि रिपोर्ट्स आई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि इसका रेडिकलाइजेशन हुआ है वहां पर रिमांड होम में, और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय था कि ये क्या मतलब आप मैं समझा ये इसकी गतिविधियां जो हैं, रेडिकलाइजेशन ये है कि जैसे आप ISIS की तरफ प्रेरित हो जाएं, आपकी कुछ इस प्रकार के विचार डेवलप होने लगें कि आप बाहर निकलकर सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएं। ये पीछे इसमें रिपोर्टिंग हुई कि इसका रेडिकलाइजेशन रिमांड होम में रहते हुए हुआ है।
और इसके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी और तभी ये केस ज्यादा हाईलाइट हुआ कि अब इसके छूटने का वक्त आ रहा है। और अगर ये छूट गया ऐसी मानसिकता के साथ 3 साल में इसका रेडिकलाइजेशन भी अगर वहां से हो गया है तो ये एक, और हम इसकी आइडेंटिटी को भी छुपा रहे हैं और हम चाहते भी नहीं है कि पब्लिक को इसका नाम पता चले, इसके वेयर अबाउट पता चले। कई बार आप बड़े विवश महसूस किया होगा आपने अपनी नौकरी के दौरान जब ऐसे घटनाएं कारित हुई होंगी तो? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त कर दिया रिजेक्ट करते समय कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे आर हैंड्स आर टाइड इन द केस, क्योंकि लॉ ऐसा है। तो लॉ में परिवर्तन ये सुप्रीम कोर्ट भी फील करता है कि ये होना चाहिए और ये समय की मांग थी। और प्रेजेंट एक्यूज्ड के केस में जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि उसको फिर उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है थोड़ी सी कि रेडिकलाइजेशन जो हुआ है वो किस एक्सटेंट तक हुआ है और ये बाहर निकल के इसकी गतिविधियां क्या होंगी। 10,000 रुपए सैंक्शन कर देना, सिलाई मशीन दे देना, अगर आपका एटीट्यूड जो है, अगर आप तो ये जो बाल अधिकार की बात अभी वंदना मिश्रा जी ने उठाई, इन्होंने बाल अधिकार की जो व्याख्या की, इस अपराधी पर क्या वो लागू होती है? ये बिल्कुल नहीं होती है। सबसे ब्रूटल रेप इसी ने किया, ये पहले से क्राइम कर रहा था, इनके ये सबके सब ये पूरा गैंग चल रहा था। 2-3 दिन ये पहले तो मुख्य अभियुक्त में से एक था। ये सबसे ब्रूटल रेप इसी के द्वारा कारित किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स हैं, उसका भाई है, उनके ऊपर क्या बीत रही है कि ये तो 3 साल के बाद रिमांड होम में रहा, आराम से पूरा समय कटा, कोई वहां पे लेबर नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। क्या वहां पे पढ़ाया गया ये तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, पर इतना जरूर आया प्रेस में कि उसका रेडिकलाइजेशन बड़े पैमाने पर हो गया। हुआ है। रेडिकलाइजेशन भी हो गया, आप एक ब्रूटल रेप के भी एक्यूज्ड हैं, आपने मर्डर भी किया है और आप सोसाइटी में फ्री, और आप अब आप फ्री घूमेंगे और आप कहेंगे कि मुझे 10,000 रुपए मिला है, सिलाई मशीन मिली है। ऐसा व्यक्ति ना 10,000 का लाभ उठाएगा ना सिलाई मशीन का उठाएगा। समाज में गलत संदेश ऐसी चीजों का जाएगा। फाइनल राउंड में आते हैं। वंदना मिश्रा जी, 20 सेकंड इस मुद्दे पर आपकी फाइनल राय। देखिए, मैं समझती हूँ कि इससे निर्भया कांड पे एक जो सख्त कानून बना रेप के खिलाफ एंड ऑल, लेकिन उसका नतीजा आपने देखा कि रेप की संख्याओं में बिल्कुल कमी नहीं आई है। तो फांसी धनंजय को हुई थी रेप के लिए और लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सख्त कानून, मैं समझती हूँ कि सामाजिकरण हमारा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की गरीबी का दूर होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण लोग इस तरह से तब तक इतने लोगों को अलाउ किया जाए। नहीं। और दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि जो बोर्ड है, जो सुधार गृह हैं, उनके लिए जैन साहब ने कहा कि वहां पर पीरियोडिकल्स पढ़ते हैं और वहीं पर देख लीजिए कि आप रेडिकलाइजेशन होता है। जब आप सुधार गृह में क्या हो रहा है, आप ये भी देखें कि सुधार गृह में तो वो और खराब होकर निकला है। और रेडिकलाइजेशन क्यों हुआ है? क्योंकि उसको जिस तरह के लोगों के साथ रखा होगा उसमें कोई आतंकवादी उस आरोप में वहां कहाँ आतंकवादी आ जाएंगे? तो रेडिकलाइजेशन वो कहाँ वहां आतंकवादी आ जाएंगे? ये उसको जिसका कैरेक्टर ही ऐसा है वो उसके वहां कहाँ आतंकवादी की उसको वहां रखे जाएंगे? इसका नतीजा एक निकलेगा कि जो गरीब तबके के और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अभी भी आतंकवाद के नाम पे माइनॉरिटीज के लोग उठाए जाते हैं और हमारे सामने आपने मुद्दा घुमा दिया। माइनॉरिटीज गरीब बच्चे केवल 2 छोटे निवेदन। 20 सेकंड ओनली। एक तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, अपराध करता है तो दंडित होना चाहिए। करेक्ट। नंबर 2, इस जो प्रेजेंट अभी कानून पास हुआ है उसमें इतने सेफगार्ड रखे गए हैं। एक, वो मेच्योरिटी प्राप्त किया कि नहीं किया। दूसरा, जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो तय करेगा कि क्या वास्तव में इसका जो इसने अपराध किया उसके पीछे इंटेंशन क्या था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, उसकी मानसिकता क्या थी। इससे अधिक चेक बैलेंसेस हैं। तीसरी बात, किस संशोधन की बात करते हैं ये कोई नहीं बोलता। डॉक्टर मधु गुप्ता, 20 सेकंड प्लीज। देखिए, ये आप अगर आप आंकड़े देखें तो जो रिपीट होता है क्राइम, जुवेनाइल क्राइम की मैं बात कर रही हूं, तो जो 2010 के आंकड़े थे वो 12% था कि अगर 12% रिपीट करते थे। फिर वही आंकड़े जब आप 2014 में देखिए तो आंकड़े आए कि वो 5% होता है। इसका मतलब ये है कि जब वो बाल सुधार गृह में रह के जाते हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, तो बेटर सिचुएशन होती है। तो मेरा मानना ये है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मिलनी ही चाहिए। टाइम ओवर 20 सेकंड। जैन साहब, फाइनल वर्डिक्ट आपका।
मेरा तो मैं एक कदम और आगे जाके कहना चाहूंगा कि कोर्ट्स को ये छूट होनी चाहिए, प्राविधान होना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि किसी लड़के ने, चाहे वो 14 साल का हो, 15 साल का हो, जानते हुए कि ये जघन्य अपराध कारित कर रहा है, और अगर कर रहा है, कोर्ट्स को स्वतंत्रता होनी चाहिए इस पे निर्णय लेने की कि क्या उसको बालिग मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदना मिश्रा, डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, डॉक्टर मधु गुप्ता, अरविंद कुमार जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपना बहुमूल्य समय शेयर करने के लिए और अपनी ओपिनियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि जुवेनाइल जस्टिस बिल पास होने के बाद अब इस तरह के गंभीर अपराधों में कमी आने की उम्मीद है। दरअसल निर्भया कांड के बाद जिस तरह से पूरे देश में लोगों की भावनाएं उमड़ी, सरकार को भी फैसला लेना पड़ा और अपने कानून में संशोधन करना पड़ा। अब उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं अव्वल तो होंगी नहीं, अगर होती भी हैं तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।